राम राम साथियों, स्वामी विवेकानंद कंपटीशन सेंटर झुंझुनू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करें प्रश्नोत्तरी की। जो महत्वपूर्ण जितने भी राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सभी की हम बात कर रहे हैं। आज हमारी आगे की जो क्वेश्चन है, अगली श्रृंखला है, उस पर बात करते हैं। और पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। पहला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था कि महाराणा प्रताप है, इसका राज्याभिषेक कौन से स्थान पे हुआ? चलो, महाराणा प्रताप की बात आ ही गई तो बता देते हैं कि महाराणा प्रताप का जन्म एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ध्यान रखना। जन्म हुआ इसका 9 मई का दिन था और साल थी 1540 की और महीना था जेठ शुक्ल, जेठ का महीना, जेठ शुक्ल तृतीया का दिन था और बादल महल में किलकारियां गूंजी और एक वीर योद्धा ने जन्म लिया और उसका नाम था महाराणा प्रताप। जो कभी मुगलों के सामने झुका नहीं, वो था मेवाड़ी महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप की बात है राज्याभिषेक कि महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कि महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कब हुआ रे? तो महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक 28 फरवरी 1572 का दिन था और इस दिन महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हो गया। लेकिन महाराणा प्रताप का आपसे पूछे विधिवत रूप से राज्याभिषेक, विधिवत रूप से राज्याभिषेक, विधिवत रूप से राज्याभिषेक हुआ 1 मार्च 1572 को। और विधिवत रूप से राज्याभिषेक भी हुआ तो कौन से दुर्ग में? कुंभलगढ़ दुर्ग में। कौन से दुर्ग में हुआ? कुंभलगढ़ दुर्ग में यह हुआ राज्याभिषेक। कुंभलगढ़ दुर्ग कौन से जिले में है? सही लोकेशन है ये कुंभलगढ़ दुर्ग सादड़ी गांव में स्थित है। सही लोकेशन इसका सादड़ी गांव राजसमंद में। सादड़ी गांव राजसमंद में ये कुंभलगढ़ दुर्ग है। कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रारंभ में निर्माण करवा दिया था अशोक मौर्य का पुत्र था संप्रति, उसने करवाया था मच्छेंद्रपुर के नाम से। लेकिन महाराणा कुंभा की प्रिय रानी थी कुंभलवती, जो सुबह शाम महाराणा प्रताप को कहा करती थी, लो पिया पियो चाय। और एक दिन उसकी मृत्यु हो गई और महाराणा कुंभा बिल्कुल बेचैन हो गया और सोचने लगा कि इस प्रिय रानी की याद में मैं किसका निर्माण कराऊं। और फिर निर्माण करवाया एक ऐसे दुर्ग का जो आज अपनी एक अलग ही पहचान रखता है और वो दुर्ग था कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण की बात करें तो 1448 से 1458 के मध्य हुआ। 1448 से 1458 के मध्य कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण हुआ। कुंभलगढ़ दुर्ग का वास्तुकार था तो कौन था? कुंभलगढ़ का वास्तुकार मंडन था और मंडन का संबंध गुजरात राज्य से था। अब और इसी कुंभलगढ़ दुर्ग में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ और इसी कुंभलगढ़ दुर्ग में महाराणा प्रताप का विधिवत रूप से राज्याभिषेक भी हुआ। लेकिन महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। प्रथम बार 28 फरवरी को होता है और फिर विधिवत रूप से 1 मार्च को होता है। और इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था। कहने का अर्थ प्रथम की बात हो रही है
कि महाराणा प्रताप का प्रथम बार राज्याभिषेक कब हुआ। कहाँ हुआ? तो सबसे पहले हुआ था गोगुंदा में। कहाँ हुआ था रे? इसका राज्याभिषेक हुआ गोगुंदा में। लेकिन विधिवत रूप से कहाँ हुआ था? कुंभलगढ़ दुर्ग में। और गोगुंदा स्थान उदयपुर में है। गोगुंदा स्थान उदयपुर में है। महाराणा प्रताप की मृत्यु की बात की जाए कि महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई, तो दिन था 19 जनवरी का। दिन था 19 जनवरी का और साल थी 1597 की। 19 जनवरी 1597 को महाराणा प्रताप की क्या हो गई? मृत्यु हो गई थी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अकबर ने नागौर दरबार का आयोजन कब किया? कि अकबर ने नागौर दरबार का आयोजन कब किया? नागौर दरबार कौन से जिले में लगाया गया? नागौर में ही लगाया गया। नागौर दरबार का आयोजन कहाँ हुआ? नागौर में ही हुआ। नागौर दरबार में अकबर का सहयोगी कौन था? नागौर दरबार का आयोजन हुआ उस समय अकबर का सहयोगी था बहरमल। कौन था? बहरमल। बहरमल की सहायता से अकबर ने नागौर दरबार का आयोजन करवाया था। और नागौर दरबार का आयोजन का एक उद्देश्य था कि सभी शासकों को अपनी अधीनता स्वीकार करवाई जा सके। नागौर दरबार का एक ही उद्देश्य था कि सभी जितने भी राजपूत शासक हैं उनको अधीनता स्वीकार करवाई जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। और नागौर दरबार का आयोजन 1570 ईस्वी में हुआ। नागौर दरबार कब लगाया रे? 1570 ईस्वी में नागौर दरबार का आयोजन हुआ था। नागौर दरबार के समय अकबर ने नागौर में शुक्र तालाब का निर्माण करवाया। शुक्र तालाब का निर्माण करवाया। शुक्र तालाब का क्या करवाया? निर्माण करवाया। शुक्र तालाब का निर्माण किस व्यक्ति ने? अकबर ने करवाया। कहां पर करवाया? नागौर में करवाया। अकबर ने नागौर दरबार के समय ही नागौर में कमल का बाग लगवाया था। नागौर की अकबर की सर्वप्रथम अधीनता नागौर की सर्वप्रथम अधीनता स्वीकार। सर्वप्रथम अधीनता स्वीकार 1562 ईस्वी में जयपुर के शासक बहरमल ने की थी। बहरमल ने सांबर अजमेर में की थी। सॉरी, सांबर जयपुर में है, सांबर जयपुर में की थी। मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला प्रथम राजपूत शासक था बहरमल या फिर आमेर रियासत। चलो अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपके सामने है कि मोतीलाल तेजावत का संबंध था। मोतीलाल तेजावत के संबंध की बात कर रहा है। पहला ऑप्शन है बेंगू किसान आंदोलन। अरे बेंगू किसान आंदोलन में तो राम नारायण चौधरी था।
बेंगो किसान आंदोलन में कौन था? राम नारायण चौधरी। बेंगो किसान आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा था? राम नारायण चौधरी ने किया था। एक ही आंदोलन, सही आंसर क्या है? एक ही आंदोलन। मोतीलाल तेजावत ने कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया? एक ही आंदोलन। एक बार देख लें, दो बातें हैं क्या आंदोलन के बारे में भी। एक ही आंदोलन, एक ही आंदोलन 1920-21 में चलाया गया। एक ही आंदोलन चलाया 1920-21 में। किसने चलाया? मोतीलाल तेजावत ने चलाया। और यह किसान आंदोलन बैसाख पूर्णिमा के दिन चलाया गया। बैसाख पूर्णिमा के दिन। कब चलाया गया? बैसाख पूर्णिमा के दिन एक ही आंदोलन प्रारंभ हुआ। एक ही आंदोलन प्रारंभ हुआ मात्र कुंडिया। कहां से प्रारंभ हुआ रे? मात्र कुंडिया चित्तौड़ से एक ही आंदोलन प्रारंभ हुआ। एक ही आंदोलन का मुख्य केंद्र जाड़ोल उदयपुर को बनाया। एक ही आंदोलन का मुख्य केंद्र किसे बनाया? जाड़ोल उदयपुर को बनाया। मोतीलाल तेजावत ने मोतीलाल तेजावत ने महाराणा फतेह सिंह के सामने फतेह सिंह के सामने 21 सूत्रीय मांग पत्र रखा। मांग पत्र रखा, लेकिन मेवाड़ के शासक महाराणा फतेह सिंह ने 21 मांगे स्वीकार नहीं की। जो ये मांग पत्र रखा गया इसे कहा गया मेवाड़ पुकार। इसे क्या कहा गया? मेवाड़ पुकार कहा गया। इसे क्या कहा गया? मेवाड़ पुकार कहा गया। महाराणा फतेह सिंह को चुनौती दी मोतीलाल तेजावत ने और कहा कि अगर तो हमारी ये 21 सूत्रीय मांग मान ली जाए, नहीं फिर हम आंदोलन को उग्र कर देंगे। महाराणा फतेह सिंह ने 18 मांगे तो स्वीकार कर ली, लेकिन 3 मांगे अस्वीकार कर दी। और वो 3 मांगे कौन सी थी जो अस्वीकार की? बैठ बेगार को बंद नहीं किया। बैठ बेगार को बंद नहीं किया। सुअर मारने पर प्रतिबंध नहीं लगाया। सुअर मारने पर प्रतिबंध नहीं लगाया। वन संपदा पर भी रोक नहीं लगाई। वन संपदा पर जो रोक लगा रखी थी उसको भी नहीं हटाया। और एक ही आंदोलन प्रारंभ हुआ और एक ही आंदोलन का प्रणेता किसे माना जाता है? मोतीलाल तेजावत को माना जाता है। मोतीलाल तेजावत है, इसे आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। मोतीलाल तेजावत को क्या कहा जाता है? आदिवासियों का मसीहा। राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल था कि राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल कौन सा था? तो जयपुर प्रजामंडल। जयपुर प्रजामंडल का गठन 1931 ईस्वी में
कपूर चंद पाटनी ने किया था। किसने किया था? कपूर चंद पाटनी ने जयपुर प्रजामंडल का गठन किया था। लेकिन जयपुर प्रजामंडल का विकास नहीं हो पाया, जयपुर प्रजामंडल आगे नहीं बढ़ पाया। एक बार जयपुर प्रजामंडल कुछ समय के लिए ग्रत की श्रेणी में चला गया था। और जयपुर प्रजामंडल का पुनः गठन की बात करें, जयपुर प्रजामंडल का पुनः गठन 1936 से 37 में हुआ। और किसके द्वारा किया गया? जमना लाल बजाज। और इस समय अध्यक्ष बनाया गया चिरंजी लाल मिश्र को। चिरंजी लाल मिश्र को लेकिन 1938 में इस प्रजामंडल को एक बार फिर गैर कानूनी घोषित कर दिया। जयपुर प्रजामंडल का अस्थायी कार्यालय जयपुर प्रजामंडल का अस्थायी कार्यालय आगरा में बनाया। जयपुर प्रजामंडल का अस्थायी कार्यालय आगरा में स्थापित किया। जयपुर प्रजामंडल का 1938 में जयपुर प्रजामंडल का अध्यक्ष 1938 में जमनालाल बजाज को बनाया। जमनालाल बजाज को गुलाम नंबर 4 कहा जाता है। जमनालाल बजाज ने कहा कि मैं तो गुलाम नंबर 4 हूं, मेरे से पहले 3 और गुलाम हैं। एक गुलाम नंबर बताया भारत माता को कि मेरी भारत माता गुलाम है। 2 नंबर दिया, कहा कि मेरा राजपुताना क्षेत्र भी गुलाम है। 3 नंबर पे कहा कि मेरा खुद का जो क्षेत्र सीकर है वो भी गुलाम है। और 4था नंबर का गुलाम तो मैं खुद हूं। ये किसने कहा था? जमनालाल बजाज ने कहा था। इसी जमनालाल बजाज ने 1925 में चरखा संघ की स्थापना की थी अजमेर में। और 1937 में चरखा संघ को के मुख्यालय को स्थानांतरित करके कहां भेज दिया था? जयपुर में कर मुख्यालय स्थापित किया था। अखिल भारतीय मध्य राजपुताना सभा की भी स्थापना जमनालाल बजाज के द्वारा की गई थी। और जयपुर प्रजामंडल में 1938 में जयपुर प्रजामंडल का अध्यक्ष किसे बनाया? जमनालाल बजाज को बनाया। जबकि जयपुर प्रजामंडल का अध्यक्ष 1940 में हीरालाल शास्त्री को बनाया। हीरालाल शास्त्री को बनाया था। 1944 में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष जानकी बजाज को बनाया गया। जानकी बजाज को बनाया गया। और 1947 में जयपुर प्रजामंडल को 1949 में जयपुर प्रजामंडल को राजस्थान में विलय कर दिया। मारवाड़ जो प्रजामंडल है इसका गठन 1934 में हुआ। मारवाड़ प्रजामंडल का गठन जयनारायण व्यास ने किया था। और मेवाड़ प्रजामंडल का गठन 24 अप्रैल का दिन था। और 1938 में माणिक्यलाल वर्मा ने किया था। और 24 अप्रैल को ही एक दिवस मनाया जाता है, पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना 1938 ईस्वी में भरतपुर प्रजामंडल की क्या हुई थी? स्थापना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान निर्माण की प्रक्रिया कब पूर्ण हुई? देखें, एकीकरण की बात चल रही है। एकीकरण में लगा समय की बात करें, लगा समय तो 8 वर्ष का समय लगा और 7 माह लगे और कुल 14 दिन का समय लगा। एकीकरण की शुरुआत की बात करें तो 18 मार्च से होती है, 18 मार्च 1948 को। और
1 नवंबर 1956 तक एकीकरण चलता है। राजस्थान का एकीकरण कुल 7 चरणों में हुआ था। राजस्थान का एकीकरण कुल कितने चरणों में हुआ था? 7 चरणों में हुआ था। राजस्थान की राजधानी पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर जयपुर को बनाया। राजस्थान की राजधानी किस समिति पर बनाई गई? पी सत्यनारायण समिति पर राजस्थान की राजधानी जयपुर बनाई गई। 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। 30 मार्च को राजस्थान दिवस। 1 नवंबर को राजस्थान स्थापना दिवस। और यह निर्माण प्रक्रिया कब पूर्ण हुई? तो 1956 में, 1 नवंबर 1956 को निर्माण प्रक्रिया पूर्ण हुई थी। अगला क्वेश्चन फिर एकीकरण से संबंधित है। 25 मार्च 1948 को पूर्वी राजस्थान में जिस रियासत का विलय हुआ वह थी। पूर्वी राजस्थान की बात आई है। पूर्वी राजस्थान संघ उद्घाटन हुआ 25 मार्च 1948 को, और इसमें शामिल हुआ जो क्षेत्र है बाबू की जाड़ू को परसाटो, ये रियासतें शामिल हुई थी। बांसवाड़ा, बूंदी, किशनगढ़, झालावाड़, डूंगरपुर, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा और टोंक, ये 9 रियासतें दूसरे चरण में मिलाई गई। दूसरे चरण की राजधानी पूर्वी राजस्थान संघ की राजधानी कोटा को बनाया। राज प्रमुख कोटा के शासक भीम सिंह को। कोटा के शासक भीम सिंह द्वितीय को बनाया गया। उद्घाटनकर्ता एनवी गोडविल था। उद्घाटन भी कहां हुआ? कोटा दुर्ग में हुआ। प्रधानमंत्री दूसरे चरण का गोकुल लाल असावा। और क्वेश्चन क्या पूछा है? 25 मार्च 1948 को पूर्वी राजस्थान में जिस रियासत का विलय हुआ वह रियासत थी। सिरोही रियासत अपने 9 रियासतों में थी क्या? नहीं है। भरतपुर है क्या? नहीं है। प्रतापगढ़, हाँ, ये अपना आंसर मिल गया। कौन सा?
प्रतापगढ़, क्योंकि प्रतापगढ़ है ये रहा प्रतापगढ़। ये 9 रियासतें दूसरे चरण में शामिल होती हैं, और दूसरे चरण में कौन सी रियासत शामिल हुई? प्रतापगढ़। सिरोही रियासत छठे चरण में शामिल होती है, भरतपुर प्रथम चरण में और अलवर भी प्रथम चरण में शामिल हुई थी। अगला क्वेश्चन है, चीड़ ओढ़नी का पोमचा कौन पहनते हैं? तो चीड़ ओढ़नी का पोमचा हाड़ौती क्षेत्र का प्रसिद्ध है। हाड़ौती क्षेत्र का प्रसिद्ध, कहाँ का प्रसिद्ध है? हाड़ौती क्षेत्र का प्रसिद्ध है। सॉरी, चीड़ ओढ़नी का पोमचा हाड़ौती क्षेत्र का प्रसिद्ध है। यह ओढ़नी एक प्रकार की ओढ़नी है और यह कंजर है। कंजर जनजाति में ओढ़ी जाती है। मुख्य रूप से कंजर जनजाति की ओढ़नी है और विधवाएं महिलाएं ओढ़ती हैं। कौन ओढ़ती हैं? विधवा महिलाएं इस ओढ़नी को ओढ़ती हैं। जगत शिरोमणि मंदिर कहाँ स्थित है? जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण जयपुर के शासक मानसिंह प्रथम की पत्नी कनकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में करवाया था। जगत सिंह की याद में करवाया था। जगत शिरोमणि मंदिर को मीरा मंदिर भी कहा जाता है। जगत शिरोमणि मंदिर को मीरा मंदिर भी कहा जाता है। और जगत शिरोमणि मंदिर है ये आमेर में स्थित है। जगत शिरोमणि मंदिर कहाँ है? आमेर में स्थित है। हवा महल का निर्माण कब हुआ? हवा महल कौन से जिले में है? जयपुर जिले में है। हवा महल का निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। हवा महल का निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। हवा महल 5 मंजिला इमारत है। हवा महल 5 मंजिला इमारत है। देखें, ये 5 मंजिल है। ये 5 है। ये एक हवा महल है। 5वीं मंजिल का नाम क्या है? हवा मंजिल। प्रथम मंजिल का नाम है शरद मंदिर या शरद मंजिल। रतन मंजिल। रतन मंजिल। विचित्र मंजिल। विचित्र मंजिल और प्रकाश मंदिर। प्रकाश मंजिल ये है हवा महल।
कि हवा महल कितने मंजिला इमारत है? 5 मंजिला इमारत है। ये इसकी प्रथम मंजिल है, ये इसकी दूसरी मंजिल है, ये तीसरी मंजिल है, ये चौथी मंजिल है और ये 5वीं मंजिल है। ये पांचों के पांचों मंजिलों के नाम क्या है? प्रथम मंजिल का नाम शरद मंजिल है, दूसरी का रतन है, तीसरी का विचित्र है, चौथी का प्रकाश है और 5वीं का हवा है। हवा महल विष्णु को समर्पित है। विष्णु को समर्पित है। हवा महल का निर्माण 1799 ईस्वी में हुआ था। 1739 ईस्वी में ईश्वर लाट का निर्माण हुआ। ईश्वर लाट का निर्माण, और यह निर्माण करवाया सवाई ईश्वरी सिंह। सवाई ईश्वरी सिंह। अगले क्वेश्चन की बात करें, किस वर्ष में अवोहा का युद्ध हुआ? अवोहा का ठाकुर था कुशाल सिंह। अवोहा का ठाकुर था कौन? कुशाल सिंह। और अवोहा का जो युद्ध हुआ वो युद्ध हुआ 1857 में। अवोहा में 2 युद्ध हुए। एक युद्ध का नाम था बिथोड़ा का युद्ध। बिथोड़ा का युद्ध। और बिथोड़ा का युद्ध हुआ 8 सितंबर का दिन था 1857। बिथोड़ा का युद्ध हुआ, एक तरफ तो थे क्रांतिकारी, एक तरफ कौन थे? क्रांतिकारी। क्रांतिकारियों का नेता कुशाल सिंह था, कुशाल सिंह चंपावत। दूसरी तरफ इसके सामने थी अंग्रेजी सेना। और अंग्रेजी सेना की बात करें तो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा था एक तो मारवाड़ सेना प्लस अंग्रेजी सेना। अंग्रेजी सेना, मारवाड़ सेना का नेतृत्व कर रहा था ओनाड सिंह। ओनाड सिंह। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा था हितकोट। बिथोड़ा के युद्ध में ओनाड सिंह तो मारा गया। बिथोड़ा के युद्ध में कौन मारा गया? ओनाड सिंह तो मारा गया और हितकोट भाग गया। फिर एक और युद्ध हुआ जिसे चेलावास का युद्ध कहा जाता है। चेलावास का युद्ध। और यह हुआ 18 सितंबर 1857 को। कि यह भी किस किस के मध्य हुआ? क्रांतिकारियों और अंग्रेजों के मध्य हुआ। एक तरफ थे क्रांतिकारी नेता कौन? कुशाल सिंह। दूसरी तरफ थे 2 सेना थी, एक तो मारवाड़ी सेना प्लस अंग्रेजी सेना। और इस समय सारी संयुक्त सेना का नेतृत्व कर रहा था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। और मारवाड़ का था पॉलिटिकल एजेंट जिसे पीए कहा जाता है, वो था मैक मॉसन। कौन था? मैक मॉसन। और क्रांतिकारियों के हाथ लग गया मैक मॉसन। और क्रांतिकारियों ने मैक मॉसन को मारकर मैक मॉसन की गर्दन तक को काटकर अवोहा के किले पर लटका दिया। और जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस भी यहाँ से क्या हो गया था? फरार हो गया था। दोनों के दोनों युद्धों में विजेता कौन रहे? क्रांतिकारी। कुशाल सिंह होता है दोनों युद्धों में विजेता। एक युद्ध और होता है गणगौर का युद्ध, उसमें कुशाल सिंह की हार हो जाती है। विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम है
क्या था? विजय सिंह पथिक का संबंध है बुलंदखंड शहर उत्तर प्रदेश से था। बुलंदखंड शहर उत्तर प्रदेश से इसका संबंध था विजय सिंह पथिक का। विजय सिंह पथिक राजस्थान में, विजय सिंह पथिक को राजस्थान में किसान आंदोलन का, विजय सिंह पथिक को राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है। किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है। विजय सिंह पथिक राजस्थान में सशस्त्र क्रांति की योजना से आया था। सशस्त्र क्रांति की योजना से राजस्थान में आया था विजय सिंह पथिक। और विजय सिंह पथिक के बचपन का नाम था भूप सिंह। विजय सिंह पथिक के बचपन का नाम क्या था? भूप सिंह। अगला क्वेश्चन है, कोलायत का वार्षिक मेला राजस्थान के किस शहर में आयोजित होता है? कोलायत जो कपिल मुनि का मेला भी बोल सकते हैं इसे। और कपिल मुनि का मेला कोलायत में आयोजित होता है और ये कार्तिक पूर्णिमा को आयोजित होता है। कब आयोजित होता है? कार्तिक पूर्णिमा को। कार्तिक पूर्णिमा को आयोजित होता है। कोलायत झील भी बनी हुई है और कोलायत झील में कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीपदान की प्रथा है। और दीपदान की प्रथा राव सिंह ने प्रारंभ की थी। राव सिंह ने दीपदान की प्रथा प्रारंभ की थी। कपिल मुनि को सांख्य दर्शन का प्रवर्तक माना जाता है। पुष्कर का मेला भी कार्तिक पूर्णिमा को ही आयोजित होता है। और इसका सही आंसर है बीकानेर। सही आंसर क्या है? बीकानेर। अगले क्वेश्चन की बात करें, जीण माता का मेला एक वर्ष में कितनी बार आयोजित होता है? तो जीण माता का जो मेला है लगता कहाँ है? रेवासा गांव सीकर में आयोजित होता है। जीण माता के बचपन का नाम जयवंती बाई। बचपन का नाम क्या है? जयवंती बाई। इसके बचपन का नाम था जयवंती बाई। जयवंती बाई इसके बचपन का नाम था। जीण माता का जो मंदिर बना हुआ है, यह मंदिर है खोस की पहाड़ियों के मध्य, खोस की पहाड़ियों के मध्य स्थित है जीण माता का मंदिर। जीण माता के मंदिर का निर्माण पृथ्वीराज चौहान प्रथम का सामंत था मोहिल हेटेड या के हेटेड ने करवाया था जीण माता के मंदिर का। जीण माता को चौहानों की आराध्य देवी भी कहा जाता है। जीण माता के ऊपर 2003 में फिल्म बनाई गई थी और उस फिल्म का नाम था जय जय फिल्म। उस फिल्म का नाम था जय जय फिल्म। राजस्थान साहित्य में जीण माता का गीत सबसे लंबा है। इसका सही आंसर क्या है? एक वर्ष में 2 बार लगता है ये मेला। और कब लगेगा मेला? चैत्र नवरात्रे
और आश्विन माह के नवरात्रों में, चैत्र माह के नवरात्रे और आश्विन माह के नवरात्रों में बीकानेर में ऊंट महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है? कि बीकानेर में जो ऊंट महोत्सव मनाया जाता है ये कौन से माह में मनाया जाता है? जनवरी माह में बीकानेर में ऊंट महोत्सव मनाया जाता है। यह आज के हमारे महत्वपूर्ण 15 क्वेश्चन थे। अगली श्रृंखला में साथियों फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।